अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है व्हाट इज़ अ जीन। इस लेक्चर में हम तीन बेसिक हेडिंग्स क्लियर करेंगे। एक व्हाट इज़ अ जीन, दूसरा है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड और तीसरा है हाउ डीएनए इनकोड्स फॉर अ प्रोटीन। ये तीनों हेडिंग्स जो हमारी बुक में हैं वो इंशाल्लाह इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट, व्हाट इज़ अ जीन। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जीन क्या होता है। जीन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ सिंगल प्रोटीन इज़ कॉल्ड अ जीन। ये जीन की डेफिनेशन है, लेकिन हम ये सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिनके बाद हमें कंफर्म होगा कि जीन क्या होता है। बेसिकली आर्कीबेल्ड गैरेड और विलियम बैटिसन 1902 की बात है। ये गैरेड और बैटिसन को लगा कि कुछ डिजीज़ फैमिलीज़ में रन करती हैं, वो फैमिलीज़ के अंदर प्रीवेलेंट होती हैं, वो मुरवजा होती हैं, वो एक ही ख़ानदान के अंदर बहुत ज़्यादा चलती हैं। यानी ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी ये विरासती बीमारियां हैं। इन्होंने देखा कि ये सिंपल रिसेसिव ट्रेट्स हैं, यानी ये मेंडेलियन ट्रेट्स हैं। आप जब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि मेंडल कहते हैं कि कुछ रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, कुछ रिसेसिव डिसऑर्डर्स या डिजीज़ होती हैं जो फैमिलीज़ के अंदर रन करती हैं, जो नाना से दोते तक, दादा से पोते तक, दादी से पोती तक इस तरीके से मुंतकिल होती हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाती हैं, ये हेरेडिटरी डिसऑर्डर्स कहलाती हैं। गैरेड और बैटिसन ने एक मिसाल दी अल्केप्टोनूरिया। स्टूडेंट्स, अल्केप्टोनूरिया एक डिज़ीज़ है जिसमें मुब्तला पेशेंट का यूरिन ब्लैक कलर का हो जाता है। जब गैरेड और बैटिसन ने रिसर्च की तो इन्हें पता चला कि हर शख्स के यूरिन में होमोजेंटिसिक एसिड नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल शख्स के यूरिन में होमोजेंटिसिक एसिड, एक केमिकल सब्सटेंस का नाम है होमोजेंटिसिक एसिड, वो एक नॉर्मल शख्स के यूरिन में नहीं होता। जबकि अल्केप्टोनूरिया के पेशेंट के यूरिन में होमोजेंटिसिक एसिड होता है। नॉर्मल शख्स के यूरिन में होमोजेंटिसिक इसलिए नहीं होता कि इसको एक एंजाइम डिग्रेड कर देता है, इसको एक एंजाइम ब्रेक कर देता है। जबकि अल्केप्टोनूरिया पेशेंट के बॉडी में वो एंजाइम नहीं होता, वो एंजाइम मौजूद नहीं होता जो होमोजेंटिसिक एसिड को ब्रेक करे। तो इस ऐसे अल्केप्टोनूरिया के पेशेंट का यूरिन जो ही बॉडी से बाहर आता है तो होमोजेंटिसिक एसिड एयर के साथ रिएक्ट करता है और ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस पैदा करता है जिनका कलर ब्लैक होता है। ये अल्केप्टोनूरिया भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। तो यहाँ से एक बात गैरेड और बैटिसन के ज़हन में आई कि जीन्स में म्यूटेशंस होती हैं, जीन में चेंजेस आती हैं। ये बेसिकली एक जानदार के एंसेस्टर्स में आने वाली म्यूटेशंस हैं जो इन जीन्स कोड फॉर एंजाइम्स, और जब एंजाइम्स पैदा नहीं होते तो एक मेटाबॉलिज्म या एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है वो मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो डिजीज़्ड नज़र आता है, यानी जीन्स कोड फॉर एंजाइम्स। इसके बाद जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिसिस्ट थे, जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे। 1941 यानी 39 ईयर्स तक इस सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ। 1941 में जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम ने न्यूरोस्पोरा के ऊपर एक रिसर्च की। न्यूरोस्पोरा एक फंगस का नाम है जिसके स्पोर्स लिए, न्यूरोस्पोरा एक फंगस का नाम है स्टूडेंट्स, इसके स्पोर्स लिए इनके ऊपर इंटेंशनली या डेलिब्रेटली इरादतन एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि इसके अंदर कुछ म्यूटेशन पैदा हो जाएगी, और फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ पे मैं तीन चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि फंगस हैप्लाइड होते हैं, यानी फंजाई हैप्लाइड होती हैं, उनके अंदर स्पर्म और ओवम माइटोसिस के प्रोसेस से बनते हैं, यानी स्पर्म और ओवम भी अप्लाइड होते हैं और बनते हैं माइटोसिस के प्रोसेस से। स्पर्म और एग जब फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट यानी वो डिप्लाइड हो जाता है, उसमें मियासिस होती है जिससे दोबारा हैप्लाइड ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, यानी हैप्लाइड फंजाई पैदा होती हैं। तो ये बात एक आपने ज़हन में रखनी। दूसरी बात, यहाँ पे एक डिफाइंड या कंप्लीट मीडियम यूज़ किया जाएगा और दूसरा मिनिमल मीडियम यूज़ किया जाएगा। डिफाइंड मीडियम इज़ दैट मीडियम विच have all the nutrients required for the growth are present. Defined medium is that medium in which all the nutrients
आर प्रेजेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कंप्लीट या डिफाइंड मीडियम होता है। मिनिमल मीडियम, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मिनिमम, इसमें चंद सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसा कि इसमें अमोनिया है, साल्ट्स हैं, इसमें कुछ विटामिन्स हैं, फ्यू विटामिन्स हैं और वाटर है। इसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं हैं, यानी जो डिटेल्ड रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मिनिमल मीडियम में नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा गौर से, इन्होंने वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा, अब मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, एक होता है वाइल्ड टाइप और एक होता है म्यूटेंट। वाइल्ड टाइप वो होता है जो जिसमें म्यूटेशन अभी नहीं हुई होती है, जैसे गुलाबी रंग का जो गुलाब है वो वाइल्ड टाइप है। बाकी जितने भी कलर्स हैं वो म्यूटेंट हैं, उनमें म्यूटेशंस खास की गई हैं और वो पैदा किए गए हैं ब्रीडिंग की प्रोसेस से। तो स्टूडेंट्स, वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा कैन ग्रो ऑन मिनिमल मीडियम। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स बनाने की एहलियत है। तमाम के तमाम ग्रोथ फैक्टर्स जो इसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है वो ये खुद सिंथेसाइज कर लेता है। सो ये मिनिमल मीडियम के ऊपर ये ग्रो कर रहा है। इसके स्पोर्स लिए ए सेक्शुअल स्पोर्स, फंजाई सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और ए सेक्सुअली भी। मैं एक और चीज़ बता दूं, ये न्यूरोस्पोरा बेसिडियोमाइकोटा है, यानी बेसिडियोमाइसीड्स से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ए सेक्शुअल स्पोर्स इसके लिए, इसके ऊपर एक्स रेज की बम्बार्डमेंट की है, ये चाहते हुए कि इनके अंदर कोई म्यूटेशन काज हो जाए, कोई जीन के अंदर चेंज आ जाए। फिर इन स्पोर्स को कंप्लीट मीडियम पे ग्रो किया है ताकि ये लाइव रहें, एलाइव रहें, ग्रो कर जाएं। ये ना हो कि कोई म्यूटेशन हो चुकी हो, वो ग्रोथ फैक्टर ना हो, ये ग्रो ना करें, इसलिए डिफाइंड मीडियम या कंप्लीट मीडियम यूज़ किया गया। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ वन मियोसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, ये गए, इससे फंगस पैदा हुआ, फंगस में स्पर्म और ओवा पैदा हुए। इस ग्रोथ के दौरान वो आपस में फ्यूज़ हुए, उनसे जाइगोट बना, उसमें मियोसिस हुई है और मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड दोबारा जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो हैं। अब इनको मिनिमल मीडियम पे ग्रो किया गया तो ये ग्रो नहीं किए, डिफाइंड मीडियम पे किया गया तो ये ग्रो कर गए। अब इनको वन बाय वन हम देखना चाह रहे हैं कि न्यूरोस्पोरा स्पोर्स के ऊपर जब एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो कौन सी म्यूटेशन पैदा हुई है, कौन सा फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर है जो ये पैदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ मुतासर हो गई। हमने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस देखें, जैसे पेरिडॉक्सिन लिया है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड लिया है, कोलाइन, इनोसिटोल, न्यूक्लिक एसिड, फोलिक एसिड, आर्जिनिन, नियासिन, राइबोफ्लेवन, थियामीन और मिनिमल कंट्रोल, ये कंट्रोल भी लिया मिनिमल मीडियम। तो स्टूडेंट सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रेड कलर का न्यूरोस्पोरा ग्रो कर रहे हैं जिसमें आर्जिनिन प्रेजेंट है। दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, न्यूरोस्पोरा इसलिए कहते हैं कि इसके स्पोर्स के ऊपर जो न्यूरॉन सेल का एक्सान होता है उसके ऊपर जो पट्टियाँ या स्ट्राइएशंस होती हैं जो माइलिन शीथ की वजह से होती हैं वो इसके ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं, यानी स्पोर्स ऑफ न्यूरोस्पोरा, इस वजह से इसका नाम न्यूरोस्पोरा है। दूसरी बात, इसके ऊपर जब एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करवाई थी तो इसमें आर्जिनिन जो पैदा करने की सलाहियत थी वो सप्रेस हो गई थी, यानी ऐसी कोई म्यूटेशन हुई थी जिसकी वजह से आर्जिनिन पैदा नहीं हो रहा था। तो जिस टेस्ट ट्यूब में आर्जिनिन प्रेजेंट था वहाँ पे ये ग्रो किया है, क्योंकि वो ये खुद पैदा नहीं कर रहा था, बाकी तो सब्सटेंसेस खुद पैदा कर रहा था। तो मिनिमल मीडियम में आर्जिनिन वाले में ये ग्रो किया। इसका नाम रखा गया डब्ड आर्ग म्यूटेशन। डब्ड आर्ग म्यूटेशन, म्यूटेशन चेंजेस इन जीन सीक्वेंस, चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन, और म्यूटेंट ऐसा जानदार जिसमें म्यूटेशन हुई है। डब्ड का मतलब होता है डैमेज्ड, आर्ग आर्जिनिन म्यूटेशन, यानी ये भी म्यूटेशन हो जो आर्जिनिन पैदा करने की सलाहियत से इसे महरूम कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, जो बीडल और टैटम है इन्होंने वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस दिया। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस बेसिकली कंसेप्ट उस ज़माने में तो ये था कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं इनकी रीज़न क्या होती है कि एक जीन एक एंजाइम के लिए कोड करती है, वो एंजाइम किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस, वो लिपिड्स की, वो कार्बोहाइड्रेट्स की, वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। जब वो किसी चीज़ की सिंथेसिस नहीं हो पाती उस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से, उस जीन में म्यूटेशन आ जाने की वजह से, तो वो चीज़ नहीं बन पाती। तो ये कंसेप्ट था। तो यहाँ से एक जिसको आज उर्फ़ आम में हम जानते हैं कि वन जीन वन एंजाइम नहीं, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। इसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ, बेसिकली एक एंजाइम में एक से ज़्यादा प्रोटीन्स हो सकती हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डाइमर है, उसमें 2 तरह की प्रोटीन्स हैं। एक एंजाइम में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो आज हमें ये मालूम है
कि एक जो जीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड करता है और मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन एक्ट एज एन एंजाइम। एक एग्जांपल यहाँ पे जो दी गई है समझने के लिए, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के ऊपर 3 जीन क्लस्टर्स दिखाए गए हैं। ये वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड वाले टॉपिक में लिखा हुआ है कि आर्जिनिन की सिंथेसिस के लिए 3 जीन क्लस्टर्स हैं। जीन क्लस्टर मीन ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक आर्ग ई जीन क्लस्टर है, एक आर्ग एफ जीन क्लस्टर और एक आर्ग जी और एच जीन, 3 जीन क्लस्टर है। ये जो आर जी है ये एंजाइम ई के लिए कोड करती है। एंजाइम ई ग्लूटामेट को ऑर्निथीन में कन्वर्ट करता है। आर्ग एफ एंजाइम एफ के लिए कोड करता है और ये ऑर्निथीन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है। आर्ग जी और आर्ग एच ये एंजाइम जी और एच के लिए कोड करते हैं जो सिट्रुलिन को आर्जिनिनोसक्सिनेट और आर्जिनिनोसक्सिनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट करते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें आर्जिनिन बनती है। ये जो न्यूरोस्पोरा का एक्सपेरिमेंट था इसमें देखा गया कि हर म्यूटेशन में एक एंजाइम, कोई एक एंजाइम जो है वो डैमेज हो गया, यानी वो जीन डैमेज हो गया जिसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बना, जिसकी वजह से वो प्रोसेस कंप्लीट। इनमें से कोई भी एंजाइम ई एफ जी एच में से कोई भी एंजाइम अगर मिस होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन इट्स रिलेटिव जीन, तो वो प्रोडक्ट, वो कन्वर्जन नहीं होगी, वो सब्सटेंस नेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आर्जिनिन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ से कंसेप्ट है वन जीन वन एंजाइम, जिसको वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी स्टूडेंट्स, इस हवाले से एक बहुत बड़ी जो इनकलाबी कदम था वो तब सामने आया जब 1953 में फ्रेडरिक सेंगर ने, एफ सेंगर ने इंसुलिन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया। फ्रेडरिक सेंगर ने बताया इंसुलिन एक हार्मोन है जो ह्यूमन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता। इंसुलिन में 51 एमाइनो एसिड्स हैं और ये भी बताया कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, एक में 30 और एक में 21 एमाइनो एसिड्स हैं। फ्रेडरिक सेंगर ने बताया कि हर प्रोटीन में नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स स्पेसिफिक होता है। यहाँ से साइंटिस्ट के ज़हन में आया कि सिर्फ एंजाइम्स नहीं, हर प्रोटीन में नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स इज़ हाईली स्पेसिफिक। तो यहाँ से साइंटिस्ट सोचने लगे कि हर प्रोटीन को जीन कोड करते हैं। इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया 1956 में वर्नन इंग्रम ने, जो सिकल सेल अनीमिया पे काम कर रहे थे। स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। अगर नॉर्मल जीन हो जैसे हम सब में होती है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन बने, ये रेड ब्लड सेल का 95% वॉल्यूम हीमोग्लोबिन होती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की शेप बाई कनकेव यानी गोल सी होती है। रेड ब्लड सेल इतने बड़े होते हैं कि ब्लड कैपिलरीज में से जब ब्लड गुजर रहा होता है तो रेड ब्लड सेल एक लाइन में गुजरते हैं, वन आफ्टर अदर। ये सिकल सेल अनीमिया क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन, हीमोग्लोबिन के जीन में म्यूटेशन आ जाता है जिससे हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं बनती, बाई कनकेव या राउंड शेप की नहीं होती, बल्कि ये रेड ब्लड सेल में भर के रेड ब्लड सेल को सिकल सेल, दरांती नुमा बना देती है। ये ब्लड जब कैपिलरीज के पास आता है तो कैपिलरीज के ओपनिंग पे या स्टार्ट पे स्टक हो जाता है, जिससे ब्लड हमारे सेल्स को नहीं मिल पाता, ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। इसको बोलते हैं अनीमिया, यानी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ये सिकल सेल अनीमिया। वर्नन इंग्रम ने बताया 1956 में कि बेसिकली ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें 574 एमाइनो एसिड्स होते हैं और इसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 ही बीटा चेन्स होती हैं। इसकी जो बीटा चेन है उसकी पोजीशन नंबर 6 के ऊपर, पोजीशन नंबर 1 2 3 एन टर्मिनल से हमें मालूम है कि एमाइनो एसिड में एक एमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप। जिस तरफ एमाइनो ग्रुप है उसको एन टर्मिनल, जिस तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है उसे सी टर्मिनल। एन टर्मिनल से अगर शुरू करेंगे, ये चेन बन रही है ना, इधर एन टर्मिनल और एंड पे कौन सा होगा? सी टर्मिनल। एन टर्मिनल से छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड लगता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लग जाए तो ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन होती है। इसकी जेनेटिक रीज़न उन्होंने क्या बताई कि नॉर्मल लोगों में CTT ट्रिपलेट कोड होता है, जेनेटिक कोड जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने पीछे पढ़ा भी है, CTT ट्रिपलेट कोड होता है। अगर ये कोड CAT में कन्वर्ट हो जाए, यानी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये वैलिन को कोड करता है। ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, ये कोड करता है वैलिन को। तो देखें, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन चेंज हुई है, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की जगह एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो लग गया है। तो ये यहाँ पे ये बात सामने आई
प्रूव हुई कि जीन्स कोड फॉर ईच प्रोटीन, नो मैटर दीज प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, these proteins are hormones, these proteins are some structural proteins. So final definition जो आई वर्नन इंग्रम की 1956 रिसर्च के बाद सिकल सेल एनीमिया पे कि जीन्स आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच कोड फॉर ए सिंगल प्रोटीन, ईच प्रोटीन इन द इंडिविजुअल्स और इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज़ अ जीन. सो हमने स्टूडेंट्स इस टॉपिक में देखा व्हाट इज़ ए जीन में आर्कीबेल्ड गैरेट और विलियम बैटिसन की 1902 में रिसर्च जिसमें उन्होंने अल्केप्टेनूरिया पे रिसर्च की. इसके बाद जॉर्ज बीटल एडवर्ड टैटम 1941 में जिन्होंने न्यूरोस्पोरा स्पोर्स के ऊपर रिसर्च की, और इसके बाद 1953 में फ्रेडरिक सेंगर जिन्होंने इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद और सीक्वेंस बताया, और 1956 वर्नन इंग्रम जिन्होंने सिकल सेल एनीमिया की जेनेटिक बेसिस डिस्कवर करके इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर दिया कि जीन्स आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच कोड फॉर ए सिंगल प्रोटीन. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक.